शमशार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छात्रवृत्ति को लेकर छात्रों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर दिया ज्ञापन। अतिथि शिक्षक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे। कांग्रेस लीगल सेल अधिवक्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। विधायक दिनेश राय मुनमुन ने कांग्रेस पर बोला हमला। उज्जैन में 2 दिन पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान के आगमन के दौरान हेलीपैड पर सीएससी और भाजपा नेताओं में जमकर तू-तू में हुई थी, जिसके बाद भाजपा नेताओं ने सीएसपी रितु केवरे को ट्रांसफर करा देने की धमकी दी थी। इसके बाद सीएसपी का ग्वालियर स्थानांतरण हो गया। इसी के चलते कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता कंट्रोल रूम स्थित सीएसपी ऑफिस पहुंचे, जहां सीएसपी कार्यालय में नहीं थी, तो उनकी कुर्सी पर बाबा महाकाल के प्रसाद और फूल मालाओं सहित दुपट्टा रखकर सम्मान किया। आज सुबह मेरी उनसे चर्चा हुई थी, तो बात यही हुई थी कि हाँ हम लोग मिल रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें कहीं जो सम्मान वाली बात थी, तो मेरी साथी महिला पार्षद मेरे साथ में हैं, तो जब हम लोगों की बात हुई आपस में, तो मेरे साथ में जैसे भाभी हैं, घरेलू महिला होते हुए उनको भी ऐसा लगा कि नहीं, उनका सम्मान होना चाहिए। और सम्मान किस लिए कि अब से अगर हम 4 महीने पहले की बात करें तो कोरोना काल था, और उस कोरोना काल में पुलिस विभाग ने अपनी ड्यूटी तन मन लगा करके और दी है, तो ऐसे समय पर उनका सम्मान होना चाहिए था। लेकिन सम्मान के बदले में उन्हें क्या मिला, पुलिस विभाग को क्या मिला कि उनके साथ में धक्का मुक्की की गई, और वो भी कब की गई, एक महिला के साथ में भी बदतमीजी हुई, और वो भी कब, जब जो बात करते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ की, लेकिन उनके सामने ही दिक्कत ये हुई कि एक महिला पुलिस अफसर जिनके साथ में बदतमीजी की गई। तो हम सभी महिला पार्षद ने ये सोचा कि हम भी राजनीतिक क्षेत्र में हैं, वो भी एक महिला हैं, अपना कर्तव्य कर रही थी, अपनी ड्यूटी पर थी, और ड्यूटी पर होते हुए उन्होंने वही किया जो उनकी ड्यूटी के अंतर्गत आता था। अगर कोई भी थे, वो भारतीय जनता पार्टी के जो भी व्यक्ति थे, अग्रवाल थे, जो भी थे, उन्हें अगर अंदर जाना था तो उन्हें अपनी पार्टी से ये वाली बात करना चाहिए थी कि मेरा नाम कैसे नहीं है। आपको पुलिस विभाग के किसी भी कर्मचारी, अधिकारी या किसी पर भी ऐसे धक्का मुक्की करना और मारपीट करना ये शोभा नहीं देता। और वो भी हाँ, खुलेआम धमकी दी गई कि आपका ट्रांसफ़र कल तक हो जाएगा, और वही हुआ कि मतलब हम ये समझें कि क्या पूरे भारत की जनता, एमपी की जनता ये समझे कि जब पुलिस कर्मचारी, पुलिस अधिकारी जब अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तो तब उन्हें जो सत्तासीन हैं, जो सत्ता के नशे में चूर हैं, वो लोग इस प्रकार की धमकी देंगे कि आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। और वही हुआ, 1 दिन बाद में उनका ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ से उन्हें ग्वालियर भेज दिया गया है। तो हमको पीड़ा इस चीज़ की है, क्योंकि हम महिलाएं हैं। जब एक महिला इतनी दबंगता से अपनी ड्यूटी कर रही है, तो किसी का भी हक नहीं बनता कि उन्हें इस प्रकार से नीचे गिराया जाए। ये अगर ट्रांसफ़र उनकी पदोन्नति के साथ में होता तो हम सब बहुत खुश होते, लेकिन आज जिन परिस्थितियों में हुआ, फिर भी हमें उन पर गर्व है, रितु केवरे जी पर गर्व है, और हम उनका सम्मान करने के लिए यहाँ पर आए थे। लेकिन कुछ राजनीतिक दबाव उन पर ऐसा आया कि जिसके कारण वो सामने नहीं आ रही हैं, और उन्होंने सम्मान से भी मना बोल दिया। देखिए आप, कितनी बड़ी विडंबना है कि एक महिला जिसका सम्मान हो रहा है और वो इसलिए मना बोल रही है कि नहीं। और किया क्या है, उन्होंने अपनी ड्यूटी की है, और वो भी दबंगता के साथ में की है। इसलिए हम उनके ऑफिस के अंदर आए, रितु केवरे जी के ऑफिस के अंदर आए। यहाँ पर हम सम्मान स्वरूप उनके लिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर के आए थे। तो आशीर्वाद स्वरूप, बाबा महाकाल का आशीर्वाद स्वरूप दुपट्टा उन्हें भेंट किया कि जिस प्रकार से माँ जगत जननी बाबा महाकाल के साथ में हमेशा होती है शक्ति के रूप में, ऐसी ही शक्ति रितु केवरे जी के अंदर भरती जाए, और वो आने वाले समय में अपने कर्तव्यों का पालन ऐसे ही दबंगता से करें। जय श्री। शहडोल में ग्रामीणों के बीच कर्ज माफी की अफवाह फैलाकर आवेदन देने के नाम से 200 रुपए का प्रारूप बेचने की शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने लोक जनशक्ति पार्टी युवा के प्रदेश अध्यक्ष समेत 3 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लोजपा युवा प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि वे अफवाह फैलाकर फर्जी प्रोफार्मा बेचने की शिकायत पर लोक जनशक्ति पार्टी के नेता युवा प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र नाथ सिंह सहित शरीफ खान, देवेंद्र सराफ, शुभदीप खरे के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई है।
वाली पुलिस ने? ये दिनांक 14/9 की बात है। हमें सूचना मिली थी कि नागिन नाथ जी हैं, उनके द्वारा जो है ग्रामीण महिलाओं को जो है बरगला कर उनका लोन माफ़ हो जाने के बारे में बताकर कलेक्ट्रेट कार्यालय बुलाया गया था। लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया है उनके द्वारा और वहाँ पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में बहुत सारी महिलाएं इकट्ठा हो गई थी, तो हमने अपराध पंजीबद्ध करके और अनुसंधान प्रारंभ किया। नागिन नाथ जी को गिरफ्तार कर लिया गया। कितने लोग फरार हैं इसमें अभी? इसमें अभी कुल हमने 3 मुलजिम और हैं जो अभी फरार चल रहे हैं और अन्य के संबंध में अनुसंधान चल रहा है। शहडोल से विनीत त्रिपाठी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां कर ली है। इसी कड़ी में देवास भाजपा विधायक एवं हाट पिपलिया विधानसभा की सह प्रभारी गायत्री राजे पवार ने भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता ली। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक राजे ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र में हर मतदाता तक महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत शिवराज सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाई जाएगी। जो हमारी संगठन के कार्यक्रम चल रहे हैं, पंडित दीनदयाल जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर हम लोग जयंती के अवसर पर हम लोग जो 8 दिन के कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी सबको देनी थी। और हमारा जो हाट पिपलिया का उपचुनाव है, उस उपचुनाव के संदर्भ में कुछ आपसे चर्चाएं करनी थी। कुछ योजनाएं हैं जो सरकार ने शुरू की हैं, जो हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाया है, उनके बारे में जनता तक बात पहुंचानी थी। उसमें आपका सहयोग लेने के लिए आप लोगों को बुलाया। क्या मानते हैं आप हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की संभावना है? जी, मतदाता में बहुत उत्साह है। मनोज चौधरी जी को लेके बहुत ही सकारात्मक सोच है लोगों के बीच में। लोग उन्हें बहुत ही सम्मान दे रहे हैं इस चीज़ के लिए कि विधायक पद से इस्तीफा देके वो उनके लिए वापस से मैदान में उतरे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, उसको देखते हुए जनता का उत्साह देखते ही बनता है। उसको देखते हुए मैं पूरी तरह से दावा कर सकती हूँ कि हम हाट पिपलिया जीतेंगे, बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में। हाट पिपलिया में आप पे पूरा भरोसा किया गया है, आपको यहाँ पे दायित्व सौंपा गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि हाट पिपलिया विधानसभा में आपका दखल यानी पहले इसका दखल हुआ है और आपको भरोसा आपको किया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि केवल मुझ पर भरोसा किया गया है। आप देखेंगे उपचुनाव है, प्रदेश के सभी कोने से नेतागण आएंगे और बगल की विधानसभा होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं भी काम करूं, तो इसलिए मुझे जिम्मेदारी ज़्यादा दी गई क्योंकि मैं पास में ही हूँ। बाकी आप देखेंगे आने वाले वक्त में दूसरी विधानसभा से भी बहुत सारे विधायक, मंत्रीगण, हमारे वरिष्ठ नेतागण सभी आएंगे और सभी अपना दायित्व निभाएंगे। प्रिंस बैरागी की रिपोर्ट। ग्वालियर में अतिथि शिक्षकों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया है। उन्होंने प्रदेश सरकार को एक बार फिर अपना वादा याद दिलाया है। अतिथि शिक्षकों की मांग है कि वे 12 से 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक नियमित नहीं किया गया है। उनकी मांग है कि 12 महीने का सेवा काल और नियमितकरण के आदेश दिए जाएं। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो वे आने वाले उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशियों का विरोध करेंगे। मेरा नाम नीतू सिंह राजावत है, मैं संभागीय महिला अध्यक्ष हूँ और ये आंदोलन हमारा आज से शुरू हो चुका है। पूरे मध्य प्रदेश में हमारी जो संख्या है 70,000 अतिथि शिक्षकों की संख्या है और यहाँ पर हम आर्थिक इतने शोषित हो चुके हैं क्योंकि 12 सालों से हम इतना संघर्ष कर रहे हैं कि आज तक हमारी शिवराज सरकार और कांग्रेस सरकार दोनों ने नहीं सुना है। पहले वचन पत्र में लिया था तो चलो किसी श्रीमंत सिंधिया जी के कारण ये सरकार पलट गई और बीजेपी की सरकार आ गई। अब हम केवल इस समय जो बीजेपी सरकार है और शिवराज मामा जी से उनसे ही निवेदन कर रहे हैं और उन्हीं के लिए ही ये हमने महा आंदोलन रखा हुआ है, जिसमें सारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक यहाँ भाग लेंगे अभी। और जिसके कारण एक बार और हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं क्योंकि आज से पहले हम लोगों ने
12 सालों से इतने आवेदन ज्ञापन दे दिए हैं, लेकिन हमको केवल आश्वासन दिया जाता है कि नियमितीकरण कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहीं आर्थिक प्रभाव का हम कह दिया जाता है कि आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हम आज मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि केवल हम अभी क्या मांग रहे हैं, केवल 12 माह का पद स्थायित्व मांग रहे हैं कि आपका सरकार पर कोई भी आर्थिक प्रभाव ना पड़े और हमारा 12 साल का जो अनुभव है और इतनी परेशानियां झेल रहे हैं, तो कम से कम हमारा एक पद स्थायित्व हो जाए। क्या 28 विधानसभा चुनाव आने वाला है, इसमें आप लोगों का बहिष्कार करेंगे चुनाव का क्या? बिल्कुल, अभी तो हमें उम्मीद इन्हीं से ही है, क्योंकि अभी सरकार इन्हीं की है। उपचुनाव से पहले यदि हमारा आदेश नहीं आता है तो हम फिर 28 पूरे विधानसभाओं में खुलकर विरोध करेंगे। फिर अभी तो कोई विरोध नहीं कर रहा है, पूरा अतिथि शिक्षक जितना है 70 जिले जितने भी 70,000 अतिथि हैं सब सपोर्ट कर रहे हैं। यदि अगर उपचुनाव से पहले नहीं आता है आदेश तो उसके बाद हम खुलकर विरोध करेंगे बीजेपी सरकार का। बिल्कुल अनिश्चितकालीन रहेगा, और अगर आज की डेट में शाम तक 5 बजे तक कोई भी आदेश नहीं आता है तो कल मैं खुद नीतू सिंह राजावत अनशन पर बैठूंगी, अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी। क्यों मांग यही है, हमारे 12 माह का पद स्थायित्व कर दिया जाए। और क्या मांग रहे हैं? लॉकडाउन का वेतन मांगा गया, 6 महीने से घर बैठे हुए हैं, आज तक कोई सुनवाई नहीं है। हमारे जो अतिथि भाई जो विद्वान हैं, हम स्कूल में रहते हैं, वो कॉलेज में रहते हैं, उनको भी अंदर ले लिया गया है और उनका 12 माह का कर दिया गया है। लॉकडाउन का वेतन पूरा दिया जा रहा है, हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या हम पूरे सेवाएं नहीं दे रहे हैं? सुबह 10:30 बजे लेके 5:30 साढ़े 4 बजे तक पूरा टाइम स्कूल में बर्बाद करते हैं। आज 6 महीने हो गए, अतिथि शिक्षक आत्महत्या कर चुका है। क्यों? शासन और प्रशासन दोनों का ही कारण रहा है। तो उसकी जिम्मेदार, अगर आज भी मैं यहाँ अनशन पर बैठूंगी तो मेरा शासन और प्रशासन दोनों का ही जिम्मेदार रहेगा अगर मुझे कुछ हो जाता है तो। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। ग्वालियर में कांग्रेस लीगल सेल के अधिवक्ताओं ने सोमवार को महारानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर धरना प्रदर्शन किया। वकीलों ने यह धरना प्रदर्शन जबलपुर में कांग्रेसी सांसद विवेक तनख्वाह के निवास पर घेराव के प्रति उत्तर में किया। कांग्रेस ने बीजेपी सांसद राकेश सिंह के घर का रविवार को घेराव किया था। कांग्रेस का आरोप है कि कोरोना वायरस के पीड़ित मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण जबलपुर में स्थिति नाजुक होती जा रही है। इसके प्रति उत्तर में ग्वालियर में अधिवक्ताओं ने लक्ष्मी समाधि स्थल पर बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। आज विवेक तनखा जी के सम्मान में हम सभी ग्वालियर के अधिवक्तागण ये धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसके पीछे मेन कारण ये है कि उनका जबलपुर में जो निवास है उसका भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्ती घेराव करने का प्रयास कर रही है, जिसका हम लोग विरोध स्वरूप शांतिपूर्वक ये धरना दे रहे हैं। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। कई छात्रों की आवासीय छात्रवृत्ति नहीं आने के कारण कई छात्र परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऑल इंडिया डीएसओ छात्र संगठन के बैनर तले छात्रों ने देवास कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से छात्रों ने मांग की है कि विभिन्न छात्र अलग अलग जगह से आकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, लेकिन कई छात्रों की आवासीय छात्रवृत्ति अभी तक नहीं मिल पाई है, जिसके चलते उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन के माध्यम से छात्रों ने मांग की है कि शीघ्र ही आवासीय छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। प्रिंस बैरागी की रिपोर्ट। हाल ही में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सभी नेताओं ने मिलकर सर्वदलीय बैठक में जो विषय निर्धारित किए थे उन सब पर चर्चा हुई और उनको पारित किया गया है। साथ ही विश्वास सारंग ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी पर सरकार के कामों का विवरण दिया है। आज जो सर्वदलीय बैठक में जो मुद्दे थे उन सबको पारित किया गया। विपक्ष और सत्ता पक्ष के सभी नेताओं ने मिलकर, क्योंकि कोरोना संकट बड़ा संकट है, यहाँ संक्रमण के काल में हम सबको अनुशासित और संयम ढंग से विधानसभा चलानी थी, और इसीलिए जो भी सर्वदलीय बैठक में जो विषय निर्धारित किए गए थे उन सब पर आज चर्चा हुई और उनको पारित किया गया है। देखिए, मुझे लगता है कि इस विषय पर जहाँ पर इतना बड़ा संक्रमण काल फैला है, विधानसभा के फोरम को हम अपनी राजनीति के लिए उपयोग करें ये ठीक नहीं है। तो मंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के माध्यम से सभी मध्य प्रदेश के वासियों के सामने कोरोना संकट में मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या कुछ किया इसके विवरण दिया है, क्योंकि जब हम सरकार में नहीं थे उससे पहले संक्रमण फैला था
परंतु ये दुर्भाग्य था कि पुरानी सरकार ने इस विषय में कोई काम नहीं किया, ना टेस्टिंग की व्यवस्था थी, ना बिस्तरों की व्यवस्था थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जहां एक और टेस्टिंग को 29,000 तक पहुंचाया है, तो बिस्तरों की संख्या भी हमने लगातार बढ़ाई है और आगे आने वाले समय में भी बिस्तरों की संख्या ठीक ढंग से हो सके, आईसीयू वार्ड हो सके, वेंटिलेटर की व्यवस्था हो सके, ऑक्सीजन की समुचित आपूर्ति हो सके, इसकी हमने सब जगह व्यवस्था की है। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को आज सदन के माध्यम से जनता के बीच अपील भी की है कि ये संक्रमण का काल है और अनुशासन और संयम ही इस बीमारी से हमें बचा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का हम उपयोग करें और ये सुनिश्चित करें कि हम अपने को, अपने परिवार को और समाज को इस संक्रमण से रोक सकें। सर, आपने ट्वीट के माध्यम से वो जो सहायता करने का मामला था, मैंने मेरे पास ट्विटर से एक बहन का एक संदेश आया जो कि गर्भवती है और उनको कोरोना संकट था, तो मैंने उनकी व्यवस्था कराई है अस्पताल में। उनके परिजनों से मैंने बातचीत की और मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को ये अपील भी करता हूँ, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो वो मुझसे ट्विटर पर, फेसबुक पर या फ़ोन पर कांटेक्ट कर सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि कोरोना काल में हम यथासंभव सबकी मदद करेंगे और मध्य प्रदेश की सरकार कटिबद्ध है मध्य प्रदेश में कोरोना संकट से निपटने के लिए। देखिए, ये तो सुनिश्चित हो गया कि मध्य प्रदेश में सिंधिया के कद का कोई नेता अब कांग्रेस के पास नहीं है। यदि इम्पोर्टेड नेता को मध्य प्रदेश लाया जा रहा है तो ये सुनिश्चित हो गया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। पर मुझे इसमें कोई आश्चर्य इसलिए नहीं है कि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इम्पोर्टेड होगा उसका स्टार प्रचारक भी इम्पोर्टेड ही होगा। ये सुनिश्चित हो गया कि कांग्रेस में कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, बाकी सब नेताओं को केंद्रीय नेतृत्व ने नकारा सिद्ध कर दिया। इसलिए राजस्थान से इम्पोर्ट करके अब एक नेता यहाँ पर मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए हाल ही में विधायक दिनेश राय मुनमुन का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि विधानसभा में पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति से सारे प्रस्ताव पास हो गए हैं। परंतु सबसे अच्छी बात देखने को मिली कि कमलनाथ ने विपक्ष के नेता होने के नाते विधानसभा चलने की जो सहमति दी थी उस सहमति को अधिकांश उनके ही विधायकों ने नहीं माना। इसी तरह से नहीं मानने के कारण 15 साल बाद आई सरकार बाहर चली गई है। मैं समझता हूं कि यह सरकार अब दोबारा मध्य प्रदेश में नहीं आ पाएगी। देखिए, आज मानसून सत्र में सहमति से पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति से पूरे प्रस्ताव पास हो गए, लेकिन आज एक बात बहुत अच्छी देखने को जो मिली है, कमलनाथ जी ने जो विपक्ष के नेता होने के नाते विधानसभा चलने के पूर्व जो बातें निश्चित हुई थी, वो सहमति दी थी, उन सहमति को उन्हीं के कांग्रेस के अधिकांश विधायकों ने माना नहीं है। और मेरा जो मानना है, इसी तरीके से नहीं मानने के कारण जो सरकार 15 माह में बाहर गई है, उनके कांग्रेस के विधायक जब अपने उस समय मुख्यमंत्री जी की नहीं माने और सरकार गिरा दी और आज वो फिर प्रतिपक्ष नेता होने के नाते नहीं मान रहे, तो मैं नहीं समझता ये सरकार अब दोबारा कभी इस मध्य प्रदेश में आए। किस तरह के कौन से पास में विधेयक सभी विधेयक 1 से लेकर 66 तक के विधायक थे, सभी पास कर दिए गए। सभी विभागों के मांग जो है आपको डिटेल अभी आने आपके बीच में सब आ जाएंगे, क्योंकि उनमें चर्चाएं हुई नहीं है, इसलिए उनमें अधिक विस्तृत बताना असंभव है। कोरोना की स्थिति को लेकर भी कोरोना की चीज़ें सामने रखी है। इस समय 77% के ऊपर हमारे रिकवरी रेट है, एक बेहतर है, लेकिन दुखद बात यह है कि 2200 करीब हमारे प्रदेश के लोग काल कलवित हुए हैं। दुखद घटना है, महामारी फैल चुकी है, लेकिन नियंत्रित कह सकते हैं मध्य प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है कि ये आज भी प्रदेश देश में 16वें नंबर पर है। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। पीसी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। शर्मा ने कहा कि जो सर्वदलीय बैठक में जैसा तय किया गया था, जिसमें श्रद्धांजलि देनी थी, उसी के तहत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन, विधायक दांगी, अजीत जोगी, ऐसे करीब 20 से 22 लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं शर्मा ने कहा कि विधानसभा में बजट को वित्त मंत्री की गैर मौजूदगी में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रखा। साथ ही शर्मा ने नवरात्रि के त्योहार पर कहा कि नवरात्रि में प्रजापति समाज माता की मूर्ति बनाता है। अभी वह चाहते हैं कि 10 फीट की मूर्ति बने और 450 स्क्वायर फीट पांडाल रहना चाहिए। सरकार इन चीजों की अनुमति दे। आज सदन की कार्रवाई हुई, इसके पहले एक बैठक वहाँ पर सर्वदलीय, क्योंकि मंत्रणा समिति अभी नहीं बनी है, केवल सर्वदलीय, जिसमें
क्योंकि पिछली बार मैं गया था, आज भी मैं गया। इसमें सर्वदलीय बैठक में ये हुआ कि बजट के अलावा 2 बिल आए। एक तो साहूकार के ऋण माफ़ी वाला जो कमलनाथ जी की सरकार का था, तो हमने कहा कि अलाउ कर दिया। और एक उन्होंने चाहा मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने, कि अर्बन उसमें रजिस्ट्री में 2% कम किया है। तो वो हमने कहा कि जनता को लाभ होगा, इसलिए हम लोगों ने अपनी सहमति दी, कमलनाथ जी की सहमति दी। उसके अलावा प्रणब मुखर्जी जी से लेकर राजपाल टंडन जी, विमला शर्मा जी, अजीत जोगी जी और दांगी जी विधायक हमारे सिटिंग, और ऊटवाला जी सिटिंग विधायक, इन सबको श्रद्धांजलि दी गई और 5 मिनट के लिए सदन स्थगित हुआ। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा जी ने बजट रखा, क्योंकि वित्त मंत्री का स्वास्थ्य नहीं, वो नहीं आए थे। बजट ध्वनि मत से पारित कर दिया गया, लेकिन विधायकों ने अपनी बात उठाई, कई विधायकों ने। मैंने भी अपनी बात रखी और मैंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी को कोरोना पे अपडेट देना चाहिए, क्या स्थिति है। कोरोना लगातार फैल रहा है, 307 भोपाल में भी हुए, 407 इंदौर में हुए। ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर्स को संक्रमण हो रहा है और शुल्क लिया जाता है। निःशुल्क था अभी तक, तो निःशुल्क क्यों नहीं लिया जा रहा है। और दूसरा, लकड़ी नहीं मिल रही, भदभदा पे कंडे नहीं मिल रहे हैं, और कहा जा रहा है कि जो बाहर के लोग आएंगे और उनकी अगर यहाँ पे जान जाती है तो पैसा वसूला है। ये मैंने कहा सब गलत है, इस पर आप अपना वक्तव्य दीजिए। और हमारी एक विधायक बाहर बैठी है धरने पे समस्या को लेके, और ये शर्म की बात है कि विधानसभा चल रही है और विधायक बाहर महात्मा गांधी की मूर्ति बैठी है। आपको तुरंत उनकी समस्या का निराकरण करना चाहिए, लेकिन इन बातों पे कोई जवाब मुख्यमंत्री जी ने दिया। हमारी जो विधायक अभी धरने में बैठी हैं, मुख्यमंत्री जी ने ये ज़रूर कहा कि हम ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे, जो उनका एक परमानेंट डायलॉग है, और बेड बढ़ जाएंगे, लेकिन इससे निपटेंगे कैसे, इसका कोई जवाब उनके पास नहीं। उनका सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। ये बीमारी कब तक चलेगी कोई भरोसा नहीं और चिंता का विषय है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा उनके भाषण के बाद कि भाई अस्पतालों में लोगों की जान जा रही है, पर ये बता नहीं रही कि किस चीज़ से जान गई, कैसे गई, उसका कोई सर्टिफिकेट ये नहीं दे रहे हैं। कोरोना में एडमिट होता, हार्ट अटैक चली जाती है। उन्होंने कहा इसकी जाँच कराई जाए और एक कंप्लेंट का कोई सोर्स होना चाहिए, लोग आगे कंप्लेंट करें जो परेशानियाँ हैं उनको दूर करने के लिए। ये बात वहाँ पे रखी। किसानों की समस्या उठाई, संगत की विधायकों ने समस्या उठाई। जो देशद्रोही जिनने कहा है कि उसको विकास किया जाए, मंत्री जी जायज़ आदिवासी कोई संस्था है उसको देशद्रोही करें। तो किसानों की समस्याएं उठाई विधायकों ने जोर शोर से कि भाई किसान जो है उसको मुआवजा दिया जाए फसल का, अभी तक नहीं मिला है, और उसमें 2-2 रुपये 4-4 रुपये आ रहे हैं फसल ऋण माफी में। मजाक हो रहा है किसानों के साथ। और एक बात मैंने और उठाई, और एक जो केपी सिंह जी ने उठाई कि भाई एक तरफ तो आप पूरे राजनीतिक दल, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं और उनको अनुमति होती है, लेकिन गणेश जी के समय भी नहीं मिली और दुर्गा जी के समय भी परमिशन नहीं दे रहे हैं। भाई 10 फीट की मूर्ति अलाउ करें, उनको करने दें सोशल डिस्टेंस के हिसाब से। 450 फीट पंडाल की बात करें, ये बात मैंने और केपी सिंह जी ने रखी, उस पर भी उनने कोई जवाब नहीं दिया। हमारे सवालों के कोई जवाब उनसे नहीं आए और इसीलिए हो हल्ले के बीच में विधानसभा स्थगित। अच्छा, आपने जांच की बात उठाई, जांच की मांग। सर्वदलीय बैठक पर मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अनुपूरक बजट पास करने के लिए यह सत्र बुलाया गया था, जो कि शांतिपूर्वक सर्वसम्मति से पास हुआ है, और विपक्ष का आग्रह था कि मुख्यमंत्री कोरोना को लेकर अपना बयान दे, जिसके चलते मुख्यमंत्री जी ने अपना बयान कोरोना की सभी गतिविधियों के बारे में सदन में दिया, जिसके बाद सदन स्थगित की गई। आज का बजट, अनुपूरक बजट पास करने के लिए ये सत्र बुलाया गया था। शांतिपूर्वक सर्वानुमति से अनुपूरक बजट पास हुआ एवं विपक्ष का आग्रह था कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना को लेकर अपना बयान दे। मुख्यमंत्री जी का बयान कोरोना से के सब गतिविधियों के बारे में सदन में हुआ और उसके बाद सदन स्थगित हो गया। धन्यवाद। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।